ब्लड ब्लड को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो ब्लड को डिफरेंट तरीक़ों से लोग डिफ़ाइन करते हैं और बड़ी बेसिक जो डेफ़िनिशन है वो है कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज़्ड बॉडी फ्लूइड। ये बड़ी एक बेसिक डेफ़िनिशन है इसकी। स्पेशलाइज्ड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह पे इसको डिफाइन किया गया है कि ब्लड हैज़ बीन डिफाइंड एज अ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच along with the circulatory system is adopted to meet the needs of the body tissue and organ system। क्योंकि ब्लड सिर्फ एक ऑर्गन तक महदूद नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन है वहाँ पे ये सर्कुलेशन के ज़रिए पूरी की पूरी एफ़र्ट्स करता है और वहाँ पे उस न्यूट्रिएंट लेके जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाता है, वहाँ पे ये बॉडी के अगेंस्ट जितने इन्फेक्शंस आ जाते हैं फ़ाइट करता है। अगर कहीं पे ब्लड बहना शुरू हो जाए यानी कट लग जाए तो वहाँ पे ये ब्लड को वहाँ पे उस जगह को रोकता भी है। तो ब्लड स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है और इसके अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें मौजूद है जिसको हम अगर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला है वो फ्लूइड फॉर्म और दूसरा जो है वो सॉलिड फॉर्म है या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं। जैसे फ्लूइड फॉर्म है तो जनरली उसको हम कहते हैं प्लाज़्मा। अब प्लाज़्मा और सीरम के दरमियान क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह आगे हम डिटेल के साथ बताएँगे। लेकिन फ़ॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया फ्लूइड फॉर्म। तो फ्लूइड फॉर्म इज़ नोन एज़ प्लाज़्मा वेयर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स जिसको आम तौर पे हम आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसीज़ कहते हैं और प्लेटलेट्स तीसरा जो है वो इसका एक अहम जुज़ है। अच्छा, अब इसके फंक्शन क्या है? अगर बेसिक फंक्शन को देखा जाए तो दे आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू लंग्स एंड अदर टिश्यूज़। पहला काम इसका यही है, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस यानी प्लेटलेट्स का काम यही है कि अगर कोई ब्लड या कहीं कट लग जाए तो वो वहाँ पे क्लॉट बना लेता है डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से और प्राइमरी प्लग और फिर उसके बाद सेकेंडरी प्लग जो है वो बना लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जैसे प्राइमरी प्लग हो गया, सेकेंडरी प्लग हो गया, हीमोस्टेसिस हो गई या क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए हेमेटोलॉजी अब बड़ी बेसिक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने लेक्चर्स आगे हम पढ़ते जाएँगे इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पे हमारी एक-एक लेक्चर्स की वीडियो जो है वो आती जाएगी। तो यहाँ पे तीसरी जो बात है वो है कि कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ दैट फाइट इन्फेक्शन। जैसे डब्ल्यूबीसीज़ है तो डब्ल्यूबीसीज़ क्या करता है बेसिकली कि वो फाइट करता है। दे हमारे जो सोल्जर्स है ये हमारी आर्मी है बेसिकली और बॉडी के अंदर जितने इन्फेक्शंस आते हैं तो वो ये वहाँ पे फाइट करते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है इनका रोल है और उसके अंदर जो है वो पूरी इम्यूनोलॉजी शामिल है। उसमें से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट कैसे फाइट करते हैं तो बड़ी डिटेल के साथ है। डब्ल्यूबीसी पूरा एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लीवर व्हिच फिल्टर्स एंड क्लीन द ब्लड। तो ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसके। तो ब्लड के मेन 4 जो फंक्शन है वो ये है कि ऑक्सीजन कैरी करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेस ब्लड लॉस को और फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो किडनी और लीवर के ज़रिए जो है वो क्या करता है, साफ़ करता है। ओके, अब लिक्विड और फॉर्म्ड एलिमेंट को अगर देखा जाए 2 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया। एक था लिक्विड फॉर्म जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये तकरीबन इसका 55 टू 60% जो है वो इस पे कंसिस्ट करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 40 टू 45% है जिसमें से डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ और एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स जो है वो मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ट्यूब है और इसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर ले, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास ये 2 डिफरेंट टाइप्स में हम फिज़िकली इसको देख सकते हैं कि डिवाइड हो जाएगा। एक ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसको फ्लूइड फॉर्म कहेंगे और दूसरा जो है वो नीचे वाला हिस्सा होगा जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे हिस्सा है ये पूरा का पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट पे है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद मैं बताऊँगा इस पे कि व्हाट इज़ प्लाज़्मा एंड व्हाट इज़ सीरम और क्या चीज़ है, यहाँ पे बफ़ी कोड क्या होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका फ़ोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए कि ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं प्लाज़्मा और दूसरे को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
ओके, अब होल ब्लड की अगर हम बात कर लें तो देखिए आप लोग कि एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा हमारे पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा के अंदर जितने हमारे अमाइनो एसिड्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, गैसेस है, फिब्रिनोजेंस हो गए, एल्ब्यूमिन्स हो गए, ग्लोबुलिन्स हो गए, यानी आपकी जितनी केमिस्ट्री है वो सारी की सारी जो है आपकी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो प्लाज्मा में इन्वॉल्व है। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि प्लाज्मा के थ्रू जो है ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह या अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से एक जगह पे जो है ये बनती है और फिर उसी प्लाज्मा में ये शामिल रहती है। लेट सपोज मैं एक सिंपल ग्लूकोज का एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ग्लूकोज का पता आपको कहाँ से चलता है, पता चलता है। तो ग्लूकोज का पता हमें, हम प्लाज्मा लेंगे या सीरम लेंगे तो उसी से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट पर्सन। तो उस पर्सन का जो है वो जितनी वैल्यूज़ होगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, उसके लिए हमें कोई फॉर्म्ड एलिमेंट्स लेने नहीं होते। इसी तरह जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है तो उसमें तीन मेन टाइप्स है। दोबारा मैंने जिक्र करूंगा यहाँ पे कि वन इज़ प्लेटलेट्स, द अदर वन इज़ लिकोसाइट्स जिनको डब्ल्यूबीसी भी कहा हमने लास्ट टाइम, और एरिथ्रोसाइट या जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब लीकोसाइट्स जो है वो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। द वन इज़ ग्रैनुलोसाइट्स, यानी वो सेल्स जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद है उनको हम कहेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, और वो सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है तो उनको हम कहेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो सिर्फ तीन फॉर्म से है, मिच्योर सेल्स जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, ईजिनोफिल और बेसोफिल, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स के हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जो लास्ट टाइप्स है उसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स कहते हैं। ओके, होल ब्लड अब क्या है कि द ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरी इज नोन एज होल ब्लड। सिंपली ये कि आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड है और जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है, यानी उनके पासवे जो है या पैसेज जो है वो तीन ही है, वेन है, आर्टरीज है और कैपिलरीज है। उससे जो खून गुजर रहा है उसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, होल ब्लड कहते हैं। और ये मिक्सचर होता है यस प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। और आपके बॉडी का जो टोटल वेट है उसके तकरीबन 7 to 8% जो है वो आपका होल ब्लड उसमें शामिल होता है। और एक एवरेज मैन के अंदर जो है वो 12 पेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं। तो 1 पेंट जो है वो तकरीबन 450 to 500 ml ब्लड बनता है। और एक नॉर्मल फीमेल के अंदर जो है वो तकरीबन 9 पेंट्स जो है वो ब्लड रहता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लड आया कहाँ से? डिफरेंट सिनेरियोज़ है, डिफरेंट लोग पहले से ये सोचा करते थे, जो कि हम इंशाल्लाह ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंदर इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ब्लड कहाँ से आया, ब्लड कैसे बनता है। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस थे पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसी एडवांसमेंट आ रही है तो ये बात अब नोन है कि ब्लड सेल्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं स्टेम सेल्स से। और ये स्टेम सेल्स अपना काम दिखाती है आगे जो है ये मिच्योर होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। इनका तरीक़ाकार क्या है ये फर्दर लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल के साथ इस पे हमारा फोकस रहेगा, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लीकोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, एंड the formation of platelet is known as thrombopoiesis. So blood cells develop from hematopoietic stem cells and are formed in the bone marrow. और उस फैक्ट्री का नाम क्या है जहाँ पे ये बनते हैं? तो वो फैक्ट्री जो है वो बोन मैरो है, और बोन मैरो के अंदर ये हेमेटोपोइसिस जो है वो रेगुलेट होती है, आगे सेल्स बनते हैं। हेमेपोइटिक स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। इस पे बात हो चुकी है कि यही सेल्स आगे बनेंगे, यानी एरिथ्रोपोइसिस, लीकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। These stem cells can be found circulating in the blood and bone marrow in people of all ages as well as in the umbilical cord of the newborn babies.
क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आगे बड़ी डिटेल के साथ है, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये याद रखिए कि ऑल एजेस में जो है वो बोन मैरो ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो हम इसको दो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं इंट्रा यूटराइन लाइफ और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ। यानी पैदाइश से पहले बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो ब्लड कहाँ पे बनता है, कौन कौन सी जगह वो होती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर पूरी लाइफ जो है वो ब्लड कहाँ पे बनता है और कितना परसेंट जो है वो बोन मैरो बनाता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम आगे डिटेल के साथ लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। सिंपली ये कि ब्लड जो है वो फॉर्म होता है बोन मैरो के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? पहला जो था वो हमारे पास है प्लाज्मा। द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, protein, and salts. The main job of the plasma is transport blood cells through your body along with nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemical messengers such as hormones and protein that help maintain the body fluid balance. यानी सिंपल यहाँ पे मैं इस तरह कहता हूँ कि प्लाज्मा के अंदर आपकी जितने हार्मोन्स एनालिसिस होते हैं वो प्लाज्मा से ही होते हैं। आपकी जितनी केमिस्ट्री होती है उसमें से जितने टेस्ट के नाम्स आप ले लें, ग्लूकोज, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसजीपीटी, एसजीओटी, जितने सारे सेल्स, जितने सारे नाम्स मैं ले रहा हूँ टेस्ट के, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या चीज़ है? द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितने रेड ब्लड सेल्स है वो तकरीबन 40 to 45% जो है वो ओवरऑल जो हमारा वॉल्यूम है उसके लिए है कि 40 to 45% वो है। द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अ बाइकनकेव डिस्क विद द फ्लैटेंड सेंटर्स। यानी का ब्लड के अंदर अब रेड ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स की जो शक्ल है, जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है कि बाइकनकेव डिस्क है, दोनों साइडों से जो है वो फ्लैटेंड है। और ये अगर हम इसकी स्मेर बना ले तो ये एक डोनट की तरह जो है वो बनता है। रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट एज एन इमेच्योर सेल्स इन द बोन मैरो। और रेड ब्लड सेल्स जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट, इसका पहला जो स्टेम सेल्स होता है उसके बाद एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। सर्टन इंटरल्यूकिन्स और सर्टन फैक्टर इस पे एक्ट करते हैं और फिर वो तकरीबन 7 दिन के अंदर एक मेच्योर एरिथ्रोसाइट जो है वो बन पाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है। सो रेड ब्लड सेल्स 40 to 45% है। 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर सेल्स ये इंक्लूड होते हैं हमारे पर माइक्रोलीटर सेल्स। और इसकी अगर मॉर्फोलॉजी में बात की जाए तो ये बाइकनकेव डिस्क होते हैं। 7 to 8 माइक्रोन इसकी साइज़ रहती है। डोनट शक्ल की जो है वो थोड़ी सी ये पेश करता है और इसके बनने में तकरीबन 7 दिन लगते हैं। इमेच्योर सेल्स, इसका पहला जो सेल है वो है एरिथ्रोब्लास्ट और इसका लास्ट जो सेल जो मेच्योर सेल बनता है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको। ओके, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद है और वो चीज़ क्या चीज़ है? वो है हीमोग्लोबिन विच हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक फंक्शन हमने ये भी कहा कि ऑक्सीजन कैरिंग में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो यही वो हीमोग्लोबिन है कि जिसके ऊपर ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाता है और जहाँ जहाँ सर्कुलेशन है वहाँ पे ये लेके चला जाता है। ब्लड अपेयर रेड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर आयरन होता है, उस आयरन की वजह से ब्लड जो है वो हमें लाल नज़र आता है या रेड कलर नज़र आता है। द परसेंटेज ऑफ होल ब्लड वॉल्यूम दैट इज मेड ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड द हीमोटोक्रेट एंड इज कॉमन मेजर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स लेवल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स पे अगर बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स ये
पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है। ये इम्यूनोलॉजी में या इम्यून सिस्टम के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और ब्लड को हमने डिवाइड किया 2 टाइप्स के अंदर, एक को फ़ॉर्म्ड एलिमेंट्स में और दूसरे को हमने किया लिक्विड फॉर्म में। फिर हमने फ़ॉर्म्ड एलिमेंट को डिवाइड किया 3 डिफरेंट फॉर्म में, एक को हमने कहा एरिथ्रोसाइट, दूसरे को हमने कहा ल्यूकोसाइट और तीसरे को हम कह रहे हैं प्लेटलेट्स। अब ल्यूकोसाइट को अगर हम निकाल लेते हैं तो ल्यूकोसाइट को फिर मज़ीद हमने 2 टाइप्स सेल्स के अंदर डिवाइड किया, एक को हमने कहा ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे को हमने कहा एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो थे वो हमारे पास सिर्फ 3 ही किस्म के थे, जिसमें से एक था न्यूट्रोफिल, दूसरा था इज़िनोफिल और तीसरा था बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल जो है वो अगर बैक्टीरिया अटैक कर ले आपके बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले जो है वो कौन आएगा उसको फाइट करने के लिए? बैक्टीरिया आएगा। इसी तरह अगर एलर्जिक कंडीशन है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट कौन आएगा? इज़िनोफिल आएगा। और बेसोफिल जो है वो भी एलर्जिक कंडीशन में और सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर बेसोफिल जो है वो अपना रोल अदा करेंगे और बेसोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह जो एग्रेनुसाइट्स है उसमें सिर्फ 2 सेल्स थे, एक को हमने लिम्फोसाइट कहा जो कि वायरल इन्फेक्शंस के अंदर ज़्यादा होता है और दूसरे को हम मोनोसाइट कहते हैं जो कि बैक्टीरियल वायरसेस और फॉरेन मटेरियल के अंदर जो है वो अगेंस्ट उसके ज़्यादा होते हैं और उसका रिस्पॉन्स होता है। तो ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल है, ये इनको फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं, इनको श्रेडिंग्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यानी बज़ाते खुद ये सेल्स नहीं है, लेकिन जब हम इंशाल्लाह थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल्स बट दे आर एक्चुअली द श्रेडिंग्स। सो प्लेटलेट्स हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी आपकी कोगुलेशन के अंदर मदद करता है। जो प्राइमरी प्लग होता है वो प्लेटलेट ही बनाते हैं। अगर कहीं पे इंजरी हो जाए लिनिंग के अंदर या कोई कट लग जाए तो वहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? प्लेटलेट आता है और एक दूसरे को हाथ दे के वो ब्लड वहाँ से रुकवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है और ब्लड निकलना या ब्लड लॉस होना जो है वो बंद हो जाता है। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फेब्रिन क्लॉट, एक मजबूत फेब्रिन क्लॉट फेब्रिन क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से बन जाता है और उस वूंड को जो है वो स्मैश कर लेता है और उसको बिल्कुल मजबूती के साथ ताम लेता है और हीलिंग को क्या कर लेता है? प्रोमोट कर लेता है। हीलिंग जो है वो हो जाती है वहाँ पे और इंजरी आपकी काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योर रहती है। अगर लेबॉर्ट्री के अंदर हम प्लाज्मा और सीरम का फ़र्क करें, क्योंकि पहले मैं बता चुका कि ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का एक मजमूआ है, लेकिन लेबॉर्ट्री पर्सनल्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या चीज़ है और सीरम क्या चीज़ है। दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है लेबॉर्ट्री के अंदर, व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ सीरम। सो प्लाज्मा वो चीज़ है कि जिसके अंदर अगर लेट्स सपोज हम कोई ट्यूब ले ले और वो ट्यूब जो है उसके अंदर एंटी कोगुलेंट हो और उसके अंदर हम होल ब्लड डाल दे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर ले, तो ब्लड दो फॉर्म में आएगा। एक ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसे फ्लूइड फॉर्म कहेंगे हम और एक नीचे वाला जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है अब उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। अगर कोई ब्लड हम होल ब्लड सेंट्रीफ्यूज कर ले उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, यानी रेड कैप ट्यूब के अंदर हमने उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया और ऊपर वाला हिस्सा अब है, तो उसको हम सीरम कहेंगे क्योंकि इसके सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अब क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। और यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक डेफिनीशन है एंटीकोगुलेंट की, वो क्या है कि एंटीकोगुलेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। एंटीकोगुलेंट क्या चीज़ है कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है, उसको ट्यूब के अंदर डालना होता है या कमर्शियली अवेलेबल ट्यूब्स मौजूद होते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोमोट नहीं करते, यानी उनकी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं और हमारे पास ऊपर जो चीज़ें आ जाती है तो वो सीरम कहलाती है और जिसमें नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। So plasma is the liquid cells free part of the blood that has been treated with the anticoagulants, and serum is the liquid part of the blood after coagulation. Therefore, divide of clotting factor is a fibrinogen. So simple.
कि सीरम और प्लाज्मा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बात अपने ज़हन में याद रखनी है कि हम प्लाज्मा से सीरम नहीं बना सकते और सीरम से हम प्लाज्मा नहीं बना सकते, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ट्यूब से हम दोनों सीरम और प्लाज्मा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये ज़हन नशीन रखनी है आपने कि प्लाज्मा एंड सीरम आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। अब एंटीकोगुलेंट्स क्या चीज़ थी कि इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ कोagulation। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें से एक है ईडीटीए यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है ये। और सीबीसी के लिए जितने ट्यूब्स यूज़ होते हैं तो उसमें कमर्शियली अवेलेबल है। ये हमारे पास सीबीसी ट्यूब्स है, लेवेंडर कलर के है और इसके अंदर ईडीटीए ऑलरेडी मौजूद है, तो सीबीसी के लिए हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसी तरह और एंटीकोगुलेंट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि हेपरिन हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया, ये सार के लिए यूज़ होता है और कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह कुछ एंटीकोगुलेंट्स जो है वो ब्लड बैंक के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि एसीडी है या सीपीडीए है यानी सिट्रेट फॉस्फेट डिस्ट्रोड एडेनिन। तो ये भी एंटीकोगुलेंट्स है जो कि यूज़ होते हैं ब्लड बैंक के अंदर यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।